जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सभी वीडियो को देख रहे होंगे प्रॉपरली। तो पिछली वीडियो में हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना था, तो उसी को आगे जारी रखते हुए आज हम समास के बारे में जानने वाले हैं, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे होंगे। तो आइए हम ज़्यादा बातें न करते हुए समास के बारे में सीधा जानते हैं। तो समास है क्या? समास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण 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 अर्थात बहुत सारे वाक्यों को एक शब्द में कह दिया जाए, उसे ही कहते हैं संक्षिप्तीकरण। तो ये था समास के बारे में एक छोटी सी बात कह लीजिए जो हमने आपको बताई। इसके बाद देखते हैं समास की परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? जब दो शब्दों के बीच उपस्थित कारक विभक्ति योजक का साइन है या चिन्ह। योजक और अव्यय को हटाकर पास लिख दिया जाए। शब्दों को पास लिख दिया जाए। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह या समस्त पद या सामसिक पद। उसे ही क्या कहते हैं? समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चूहे के लिए दानी, अर्थात जिसमें चूहा पकड़ा जाता है। तो हम इसे एक शब्द में लिख सकते हैं क्या? चूहे दानी। समास क्या होता है? ऊपर आपको बताया समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो ये लिखा हुआ है समास विग्रह, यह है समास विग्रह। और ये क्या है? ये समस्त पद है। समस्त पद यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, जब दो शब्दों के बीच उपस्थित कारक विभक्ति अव्यय को हटाकर दोनों को पास में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चूहे के लिए दानी। अब इन दोनों को हटाकर, यहाँ के लिए हटाकर इन दोनों को पास में लिख दिया गया है। तो ऐसे बने शब्द को समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया चूहे दानी, एक समस्त पद हो गया। अब अगर हम इसे कहें चूहे के लिए दानी, तो यही हो गया समास विग्रह। उम्मीद है समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इनके प्रकारों के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पदों की प्रधानता के आधार पर समास। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कहाँ 4 प्रकार के होते हैं और कहाँ 6 प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान
और दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद अप्रधान। तो पूर्व पद प्रधान में कौन सा समास आता है? एक समास आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। द्वितीय पद प्रधान में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष। 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 तत्पुरुष और इसमें दो और आते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर इन दोनों को इनके तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। पहला कौन सा है? कर्मधारय और अगला है दिगु। अगला है दिगु। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में। और दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। दोनों पद अप्रधान। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं और दोनों पद अप्रधान बहुव्रीहि होते हैं। तो यहाँ पे हमने पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार देखे। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद या जिसे ही पूर्व पद कहते हैं, और द्वितीय पद इसे ही उत्तर पद कहते हैं। द्वितीय अर्थात बाद वाला पद, यानी दूसरे नंबर वाला पद। तो ये थे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। अब देखते हैं हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। तो आप पूछेंगे कि पिछले जो लिखाया पीछे अभी को आपको बताया वो हिंदी भाषा के अनुसार नहीं है क्या? वो भी हिंदी भाषा के अनुसार ही है, लेकिन वहाँ पे एक शब्द आया था पदों की प्रधानता। कौन से पद को कितनी प्रधानता दी गई हुई है, तो उसके आधार पर 4 प्रकार के थे, जबकि हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तो जब भी आपसे पूछे एग्जाम में पदों की प्रधानता के आधार पर तो आप 4 मारिएगा, और जब भी पूछे हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद या डायरेक्ट आपसे पूछे समास के भेद तो 6 मारिएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से वही 6 आते हैं जो पिछले पदों की प्रधानता के आधार पर थे। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा है कर्मधारय। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है पहले दिगु लिखने की तो आप दिगु भी लिख सकते हैं। अगला है दिगु, और फिर अगला है बहुव्रीहि, अगला है द्वंद्व, और एक अंतिम अव्ययी भाव, कर्मधारय, दिगु, बहुव्रीहि, और एक अंतिम कौन सा बचा है? तत्पुरुष। 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 तो ये थे हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। अब आइए इनको देखते हैं विस्तार से, इनकी जानकारी। अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले वह समास जिसका पहला पद प्रधान, जिसका पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान हो। दूसरा, जैसे इसी परिभाषा में ही आप इसे ऐड कर सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की पुनरावृत्ति से बना शब्द। और इसके अलावा यथा लगा हुआ शब्द,
और उसके अलावा उपसर्ग, उपसर्ग से बना शब्द, से बना शब्द, ये सभी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे अब इनके सभी के एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषण की पुनरावृत्ति। संज्ञा की पुनरावृत्ति जैसे हाथों, हाथ, हाथों, हाथ। दूसरा सर्वनाम की पुनरावृत्ति। सर्वनाम की पुनरावृत्ति जैसे कोई ना कोई, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अगला है विशेषण की पुनरावृत्ति। जैसे साफ साफ, साफ साफ, या हरा हरा। अगर क्रिया विशेषण की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में अभी बताया गया है, उसे आप जरूर देख लें। अगला है जैसे यहाँ यथा लगा हुआ, अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यथा संभव, यथा संभव, या यथाशक्ति, यथा शक्ति। और अगला क्या था? उपसर्ग। उपसर्ग से बना शब्द जैसे उपसर्ग, जैसे है आजन्म, आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन। आप इनका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको उपसर्ग मिल जाएगा। जैसे आजन्म में आ है उपसर्ग और जन्म मूल शब्द है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। और जैसे यहाँ लिख लेते हैं बेशर्म, बेशर्म, प्रत्येक, प्रत्येक। तो ये थे अव्ययी भाव समास और उनके उदाहरण। उम्मीद है आपको अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आया होगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण की पुनरावृत्ति से जो भी शब्द बने हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर यथा लगा हुआ शब्द आए वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला है उपसर्ग से बना शब्द, जैसे आजन्म, प्रतिदिन, बेशर्म या प्रत्येक। तो इन सभी के उदाहरण भी आपको बताया और परिभाषा भी। आगे देखते हैं अगला समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे पहला पद, पहला पद संख्यावाची, संख्यावाची, और दूसरा प्रधान, दूसरा पद प्रधान। जैसे उदाहरण से आपको बताते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा? जैसे नवरात्र, नवरात्र, नौ रातों का समूह अर्थात नवरात्र। अगला है नवग्रह। इन सबसे आपको पता चल रहा होगा। जैसे यहाँ नवरात्र लिखा हुआ है तो एक नौ, नौ शब्द क्या है? संख्या है। नवग्रह है। उसी प्रकार और भी देख लेते हैं। जैसे चारपाई, चारपाई, या फिर नवरत्न, तिराहा, चौराहा। जहाँ भी आपको कोई संख्या मिले वहाँ पर द्विगु समास होता है। और इसके अलावा यहाँ आप देख लें। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके अलावा 10, 20, 30, या आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो पूर्ण हो। सभी में
द्विगु समास होता है। सभी में द्विगु समास होता है। इनके अलावा जैसे यहाँ 15, 20, 21, 29 इन सब में द्विगु समास नहीं होता, इन सब में द्वंद्व होता है, वो आपको आगे बताएंगे। तो ये था द्विगु समास। परिभाषा क्या होती है? पहला पद संख्यावाची, सभी में आपको दिखाई दे रहा है, पहला पद संख्यावाची है। और दूसरा पद प्रधान। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रात्र की, इसलिए रात्र प्रधान है। यहाँ बात किसकी हो रही है? ग्रह की, इसलिए ग्रह प्रधान है। तो उम्मीद है द्विगु समास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसका अगला समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां पर या जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल लाभ हानि। इसके अलावा भी आप इसकी परिभाषा में और कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा, दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह होगा, लेकिन केवल 90% ही शब्दों में। 90% में क्यों, वो आगे बताएंगे आपको। और इसके अलावा ये समास एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योजक चिन्ह, तो जैसे यहाँ उदाहरण देखते हैं, लाभ और हानि, ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह, लाभ हानि, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, माता पिता, माता पिता, भाई और बहन। उसे लिखा बहन जाता है, बाकी बहन भी आप कर सकते हैं, बहन। अब उसके नीचे लिखा था योजक चिन्ह, इन सब में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये समास एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब लाभ का विलोम क्या होता है? हानि। पाप पुण्य, पाप का विलोम पुण्य होता है। ऊंचा और नीचा, और दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान। लाभ की अपनी एक विशेषता होती है और हानि की अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए हम किसी एक को प्रधान नहीं कह सकते। यहाँ पे दोनों प्रधान होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप की एक अपनी विशेषता होती है और पुण्य की एक अपनी। ऊंचा एक अपनी विशेषता रखता है और नीचा एक अपनी। और यहाँ पे लिखा हुआ था इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन 90% में। ऐसा क्यों? जैसे एक शब्द लिख देते हैं यहाँ, इसे हम साफ कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं एक शब्द धर्मा धर्म। यहाँ तो योजक चिन्ह नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका समास विग्रह करने पर या संधि विच्छेद करने पर
धर्म और अधर्म। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। तो यहाँ पे ये बात फॉलो कर रही है कि एक दूसरे के विलोम होते हैं और इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह भी लगा सकते हैं आप। जैसे धर्म और अधर्म। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया था 90%, क्योंकि सभी शब्दों में जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह लगे ही हों। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगे होते। और इसके बाद जैसे यहाँ पीछे अभी आपको लिखा था 1 2 3, उन सभी में द्विगु होता है। और जैसे यहाँ लिखा है 15, 19, 26, कोई भी ऐसी संख्या जो 5, 10, 15, 25 और भी कोई संख्या जैसे 31 हो गई या 41, एक कोई संख्या पूर्ण ना हो, इन सब में भी द्वंद्व समास है। इन सब में भी द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो 15 है, जैसे एक बता दे रहे हैं आपको, 15, 10 + 5 या 10 और 5, 10 और 5 से मिलकर बनी है। तो 10 की एक अपनी प्रधानता और 5 की अपनी। जरूरी नहीं कि 10 बड़ा है इसलिए इसकी एक ज़्यादा प्रधानता हो, दोनों यहाँ पे बराबर प्रधानता रखते हैं। 10 एक अपनी अलग प्रधानता रखता है और 5 एक अलग। और ऊपर परिभाषा भी बताई गई है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। उसी प्रकार 19, 10 + 9, 10 और 9, 10 की अपनी एक विशेषता है और 9 की अपनी। तो इस प्रकार की सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। तो उम्मीद है आपको द्वंद्व समास भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला समास। अगला समास है कर्मधारय। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस समास में एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और एक विशेष्य हो, और एक विशेष्य हो। विशेषण और विशेष्य पिछली वीडियो में अभी आपको बताया था विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण और विशेष्य जैसे उदाहरण से आपको बताते हैं। एक शब्द लेते हैं, नील गाय। गाय एक विशेष्य है। गाय क्या है? एक विशेष्य है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। गाय कैसी है? नीली। ये क्या हो गया? विशेषण। अब ये जरूरी नहीं कि विशेषण पहले हो विशेष्य बाद में हो, या विशेष्य पहले विशेषण बाद में हो। दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अगला है देह लता। अब इसमें विशेषण क्या होगा? ये तो हो गया विशेष्य, अर्थात बात किसकी चल हो रही है? देह की। और लता, लता रूपी देह, ये क्या है? विशेषण। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मीनाक्षी। मीनाक्षी। या और एग्जाम्पल है पीतांबर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लौह पुरुष, सद्धर्म,
सज्जन, सज्जन, प्रधानमंत्री और परमाणु। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी हमने देखा अव्ययीभाव समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु और अंत में कर्मधारय। बाकी आपके लिए एक प्रश्न भी है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बेचैन में कौन सा समास है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी बचे हैं, जैसे बहुब्रीहि और तत्पुरुष, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।